न थके हैं पैर कभी और ना ही हिम्मत हारी है। न थके हैं पैर कभी और ना ही हिम्मत हारी है। ये खेल चाहे जिसका हो, पर अब इसमें तुम्हारी बारी है। नमस्कार, एक बार फिर ढेर सारा स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम ये डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले रिकैप और होमवर्क। आई होप कि आपने होमवर्क किया है। काफी बच्चों ने चैट्स में मुझको आंसर बताया, काफी लोगों ने पर्सनल मैसेजेस भेजे। सो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। बस यही आग जलती रहनी चाहिए एंड तक, ठीक है? जो एंथू अभी है ये बना रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट और कुछ न्यूमेरिकल्स। आपका दोस्त सोंटू, हेलो कह दो, हाय कह रहे हैं, हाय बोल रहा है सोंटू। चलो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमने क्या बातें देखी थी? हमने कूलम्स लॉ की बात की थी। भाई साहब क्या होता है कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ बेसिकली दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इंटरैक्शन की बात करता है। दो चार्जेस, लेट्स से ये एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2। आपने इनको रख दिया कुछ दूरी पे, कितनी दूरी पे? कुछ R डिस्टेंस पे। बड़ी अच्छी बात है। तो R डिस्टेंस पे रखने पे इनके बीच में कितना फोर्स लगता है, वो किन बातों पे डिपेंड करता है, ये हमको बताता है कूलम्स लॉ। क्या बताया था हमको? हमको ये बताया था कि जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है चार्जेस के प्रोडक्ट पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, बेसिक बात है, मालूम थी हमको। K क्या होता है? 1/4πε0 इज K। कितनी वैल्यू होती है? 9 इंटू 10⁹ पता है आपको। यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी। किसकी है ये परमिटिविटी? एप्सिलॉन नॉट। बहुत डिटेल में बातें की थी। किसकी परमिटिविटी है ये है एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिटिविटी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए किसी मीडियम में मैं उठा के इन चार्जेस को रख देता हूं, ये दोनों चार्जेस को मैंने उठा के किसी मीडियम में रख दिया, हो सकता है कि मैंने इसके बीच में ऑयल डाल दिया दोनों चार्जेस के बीच में, या मैंने इन चार्जेस के बीच में पानी डाल दिया, या कोई भी मीडियम अगर मैं इसके बीच में कर दूं, कोई भी मीडियम में इसके बीच में रख दूं, तो क्या होता है? तो परमिटिविटी हमें यूज करनी पड़ेगी उस मीडियम की। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा कुछ ऐसा, फॉर्मूला बन जाएगा कुछ ऐसा। F इक्वल्स टू 1/4πε मीडियम Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। बहुत बढ़िया, पता है हमको, ये बिल्कुल पता है। अब रिलेशन क्या होता है दोनों फोर्सेस में? यदि मैं इसको F मीडियम कह दूं, उसको हमने F एयर कह के रखा है या सिंपली F कह के रखा है। दिस इज फोर्स इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके हमें यह मिलता है दैट F मीडियम इज F एयर डिवाइडेड बाय द रिलेटिव परमिटिविटी। काम की बातें थी सर। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? क्या बताई थी आपने बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि ये बात क्लियर है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने देखा था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वो भी यहीं पे बता रहा हूं मैं क्या होता था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब हमें ये तो मालूम है कि ये जो फोर्स है, अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सिव होगा, अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव होगा। मतलब फोर्स या तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ, लेकिन होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। हाँ या ना? बिल्कुल। तो हम ये लिख सकते हैं कि इस फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कितना है? ये लिख दिया आपने मैग्नीट्यूड 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या है इसकी? इसकी डायरेक्शन है R कैप। इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा है R कैप। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और ये R कैप क्या होता है? R कैप को आप लिख सकते हैं R वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ R। चलिए बहुत बढ़िया। सारी बातों का क्रक्स एक स्लाइड पे आपके सामने है, ठीक है? जिसने भी लास्ट लेक्चर कायदे से अटेंड किया है उसके लिए पूरी पिक्चर अभी दिमाग में बिल्कुल घूम गई होगी। एक एक शब्द बिल्कुल जब जिस जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ा था, ठीक है, वो सारी बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी। ओके, सो लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कूलम लॉ के जो आपको पता होने चाहिए। आइए पॉइंट बाय पॉइंट में बता रहा हूं, आप लिखते चलिएगा साथ में, ठीक है सभी लोग। पहला पॉइंट, ये कूलम्स लॉ बेसिकली क्या है? ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस पे, फिजिकल ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है। इट्स नॉट लॉजिकली डेरिवेबल। जैसे आप पूछ सकते हैं कि सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर ही क्यों?
ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ही क्यों है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब क्यों नहीं है, आर की पावर 4 क्यों नहीं है, ये लॉजिकल बातें आपके सामने आ सकती है। तो आपको बता दिया जा रहा है कि भैया ये क्या है, दिस इज फिजिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स रिवील इट्स यूनिवर्सल नेचर टिल टुडे, एप्लीकेबल हर जगह थ्रू आउट द यूनिवर्स। डिफरेंस किन चीजों का आएगा ये आपको पता है, मीडियम चेंज कर दोगे फोर्स चेंज हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट, द लॉ इज एनालोगस टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस पे भी हमने चर्चा की थी कि ग्रेविटेशन मतलब दो मासेस के बीच का जो फोर्स होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, बिल्कुल उसी का फॉर्मेट फॉलो करता है दो चार्जेस के बीच का फोर्स K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अंतर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। यही कह रहा है आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इज मच स्ट्रॉन्गर, काफी 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मान लीजिए कि मैं आपके सामने दो प्रोटॉन्स का रख दूं, यह है प्रोटॉन नंबर 1 और यह है प्रोटॉन नंबर 2। ये दोनों प्रोटॉन्स आपस में क्या करेंगे सर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से रिपेल करेंगे, लेकिन अभी अभी आपको यह भी बताया गया कि इनका कुछ मास है, और अगर इनका कुछ मास है तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होना चाहिए। तो मान लीजिए कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो सर डोमिनेट कौन करेगा, मतलब ज्यादा कौन होगा, रिपल्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ज्यादा होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अभी अभी आपको यह बताया कि भैया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत 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 ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसलिए इसका कोई अट्रैक्शन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आप ये सोचो कि दो प्रोटॉन को पास ला के रख दें तो चिपक जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ऐसा नहीं होने वाला है। ये हेवनली बॉडीज, अर्थ और मून, अर्थ और सन, ऐसी बड़ी बड़ी बॉडीज के लिए ये एप्लीकेबल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव व्हाइल द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये बात भी हमको मालूम है, काम का पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, आपने दो चार्जेस को हवा में रखा है या पानी में रखा है या तेल में रखा है, इस बात पे डिपेंड करेगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। यह बात मैंने लास्ट सेशन में भी बताई थी। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लीजिए इन बातों को तेज रफ्तार में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हट जाता हूं मैं सामने से, लिख लो, काम की बातें साथ साथ में लिखते चलो। मैं ये नहीं चाहता कि आप लेक्चर के बाद सेपरेटली 2 घंटे नोट्स बनाने के लिए डेडिकेट करो, कैलीग्राफी करो, ये सारा बचपन आप नहीं करना है ना, 12वीं कक्षा में आ गए अपन। चलो बहुत बढ़िया, बातें बढ़ाते हैं आगे। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। द फोर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस फोर्स की हम चर्चा कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में। सर ये कंजर्वेटिव सुन के हमको थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा इसका अर्थ बता दो आप आज। देखो कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, इसको मैं पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक लेके गया, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक लेके गया, तो बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाने में मैंने कोई काम किया? बिल्कुल किया। किसके अगेंस्ट किया? अर्थ के अट्रैक्शन के अगेंस्ट। हमने काम किया अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट। कितना काम किया? mgh, h हाइट तक लेके जाने में mgh काम हमने किया है। किया है बिल्कुल। सर 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 एक काम करते हैं, इसको ऐसे 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 लेके जाते हैं। कैसे? ऐसे 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 घुमा फिरा के ले जाओ तो क्या अलग काम करना पड़ जाएगा? ना, इसको पहले ऊपर ले जाओ, फिर नीचे ले आओ, फिर यहां ले आओ, क्या अलग काम करना पड़ेगा? नहीं। मतलब क्या निकल रहा है इस बात का? इस बात का मतलब ये निकल रहा है कि तुम कोई भी पाथ फॉलो कर लो, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, और अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो इस तरह का फोर्स कहलाता है कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह। ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जो आप काम कर रहे हो ना, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट, वो डिपेंड कर रहा है पाथ पे, नहीं कर रहा है। तो क्या बोला हमने? द फोर्स इज कंजर्वेटिव, दैट मीन्स द वर्क डन in moving a point charge around a closed path under the action of Coulomb's force is 0. इस बॉडी को मैं ऊपर लेके गया, कितना काम करना पड़ा? mgh। अब कितना? अब कितना? अब कितना? सोचो, लिंक करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये एक चार्ज है,
ठीक है, Q1। ये एक दूसरा चार्ज है Q2। मैं Q2 को सॉरी जस्ट अ सेकेंड। मैं Q2 को ऐसे यहां से घुमाना शुरू करता हूं और घुमा फिरा के टहला के इसको हम वापस यहां ले आते हैं। मतलब हमने Q2 को घुमाना शुरू किया तो सीधी सी बात है, Q1 मान लो कि Q1 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो Q1 कंटिन्यूअसली इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके अट्रैक्शन के अगेंस्ट तुम काम कर रहे हो। या तो दोनों दोनों पॉजिटिव है तो इसको धक्का दे रहा है दूर, लेकिन फिर भी आप इसके पास लेके जा रहे हो और घुमा फिरा के आप इसको सेम पॉइंट पे ले आए वापस। कितना वर्क करना पड़ेगा? कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फील्ड है इस चार्ज की। नेट वर्क डन इक्वल्स टू 0। कहां पे? क्लोज्ड पाथ में। कहां पे? क्लोज्ड पाथ में। तो क्या कह दिया हमने ये कह दिया कि द फोर्स इज कंजर्वेटिव। ये जो फोर्स की हम चर्चा कर रहे हैं ये कंजर्वेटिव है। बहुत बढ़िया। तो क्या? वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज अराउंड अ क्लोज्ड पाथ अंडर द एक्शन ऑफ कूलम्स फोर्स इज 0। कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, कंप्लीट क्लोज्ड पाथ में इसका वर्क डन आता है 0। हमको मालूम है, इस बात को नोट करना है। ठीक है, अगला पॉइंट, द लॉ एक्सप्रेसेस द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस जो कैसे हैं? जो रेस्ट पे हैं। इन अप्लाइंग इट टू द केस ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज ऑफ फाइनाइट शेप सम एडिशनल केयर शुड बी टेकन। क्या अर्थ है इस बात का? बताता हूं मैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, 2 केसेस मैं आपको दे रहा हूं, समझना बात को, है ना, सिंपल सी बात है, समझते चलना, लिखने या रटने वाली बात नहीं है। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो काफी ज्यादा सेपरेशन पे हैं। मतलब चार्जेस छोटे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा है। ये बात अभी तक हमने की है। ओके, हमने अभी तक ये बात की है कि Q1 Q2 काफी पॉइंट चार्जेस है माइन्यूट से, और इनके बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा है। आपने फोर्स बताया कितना? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपने इसकी डायरेक्शन बताई। आपने ये भी बताया कि जितना फोर्स 1 2 पे लगाता है उतना ही फोर्स 2 1 पे लगाता है, मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन होती है अपोजिट। बताया आपने, बताया लास्ट लेक्चर में, ये सब बताया ना? बिल्कुल बताया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुमने ही तो बोला था। चिल्ला चिल्ला के बोलते हो ना घर पे, बोला करो। घर वाले बोलेंगे पागल हो गया छोरा, बोलने दो, ठीक है, मजा आएगा, मजा। चलिए, अब ये ट्रायंगल का है बन रहा है बे बार बार। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लो आपके पास 2 स्फीयर्स हैं, एक्चुअल स्फीयर्स, काफी बड़े बड़े। जैसे ये एक स्फीयर है और ये पूरा चार्ज्ड है। ये दूसरा स्फीयर है और ये भी चार्ज्ड है, ये भी चार्ज्ड है। आपको क्या करना है? इस पूरे स्फीयर पे चार्ज बिखरा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत शानदार। इस पूरे स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसका रेडियस कुछ r1 है, इसका रेडियस कुछ r2 है। तो हमारे सामने समस्या ये आ जाती है कि जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो क्या हम उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं डायरेक्टली या नहीं लगा सकते हैं? और अगर लगा सकते हैं तो r में इतना डिस्टेंस लूं या इतना डिस्टेंस लूं? है ना, समझने वाली बात है, एक बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूं। या इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लूं? क्या करें हम लोग? ये दुविधा हमारे सामने होती है, ये विचार हमारे सामने होता है जब इस तरह की बॉडीज हम देखते हैं। और एक और केस बताता हूं, जब हमारे पास मान लो एक इस तरह की कंटिन्यूअस बॉडी आ गई, ये एक रॉड आ गई हमारे पास। ये क्या है बेटा? ये रॉड है, इसके ऊपर चार्ज बिखरा हुआ है। अब हमको बात करना है कि इस चार्ज बॉडी की वजह से इस पे पूरे पे चार्ज क्यों है, इस पूरी रॉड पे चार्ज क्यों है, और इसके पड़ोस में एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, Q1 Q2 बोल दो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डायरेक्टली लगा सकता हूं क्या मैं? नहीं लगा सकता हूं। आर कितना लूंगा मैं? इतना लूंगा या इतना लूंगा या इतना लूंगा? ये पॉइंट है, और ये बातें आज हम करने वाले हैं। आज हम ये सारी बातें करने वाले हैं, ये सब आपको डिराइव करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। हमने ये कहा
कि जो लॉ हमने पढ़ा है ये 2 पॉइंट चार्जेस की बात करता है जो रेस्ट पे होते हैं, जिनके बीच का सेपरेशन काफी ज्यादा है उनके रेडियस के कंपैरिजन में। इन अप्लाइंग इट टू द केस ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज ऑफ फाइनाइट साइज, फाइनाइट साइज की बॉडीज की जब आप बात करोगे, केयर शुड बी टेकन इन एज्यूमिंग द होल चार्ज ऑफ द बॉडी टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, एज दिस इज ट्रू ओनली फॉर स्फेरिकली चार्ज्ड बॉडीज। अब अगर मान लो आपने इसकी बात की और आपने कहा कि चलो सर आप तो ऐसा कर लो कि पूरा चार्ज इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लो, यहां पे चल जाएगा, यहां पे चल जाएगा, यहां पे चलेगा, कह नहीं सकते अभी, मैं क्यों बोलूं कि चलेगा कि नहीं, डिराइव करके दिखाऊंगा ना आपको। बस आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाना चाहिए। इस रॉड को मैंने खड़ा कर दिया, ऐसे रख दिया रॉड को, और अब मैं बात कर रहा हूं कि ये Q2 चार्ज यहां है, Q1 चार्ज यहां है। अब होगा, अब कितना फोर्स होगा, होगा कि नहीं होगा? डायरेक्टली पूरा चार्ज Q1 में इसके सेंटर पे ले सकता हूं क्या? ये सवाल हमारे सामने उपस्थित हैं जिनके जवाब हमको खोजना है। चलिए तो बातें बढ़ाते हैं आगे, लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। ये बातें हम देख चुके हैं तो इस पे मैं फिर से समय नहीं ले रहा हूं, सीधे अब हम लोग आ रहे हैं उन सवालों पे, उन क्वेश्चंस पे जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। तो पढ़िए जरा ये सवाल क्या कहता है, रीड द क्वेश्चन व्हाट इट सेज ऑल ऑफ यू। तो ये है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ो तेज रफ्तार में। क्या कहता है सवाल? सवाल कहता है कि 2 चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज दिस मच ईच आर जॉइंड बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड द सिस्टम इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये 2 चार्जेस रखे हुए हैं, तो ये तो बहुत ही सरल सा सवाल है। 2 चार्जेस हैं, दोनों Q हैं, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R है, बिल्कुल है। आपको क्या करना है, आपको इनके बीच में लगने वाला फोर्स निकालना है, क्योंकि ये जो सेम नेचर के चार्ज है इनकी वजह से रिपल्शन होगा रिपल्शन, और क्योंकि ये रिपल्शन होगा तो रस्सी में टेंशन आएगा। अब रस्सी में कितना टेंशन आएगा? रस्सी में T टेंशन आएगा, और वो किसके बराबर होगा? वो टेंशन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, और वो फोर्स कितना होगा? वो होगा K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर। K की वैल्यू आपने रख दी 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 Q2 की वैल्यू आपने रख दी 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 का स्क्वायर कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, सेम चार्जेस हैं तो ये बन गया 4 इंटू 10 टू दी पावर -16 डिवाइडेड बाय इनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है तो ये तो 1 स्क्वायर 1 बना, ठीक है। 9 4 36, तो 36 इंटू 10 टू दी पावर -7 यानी 3.6, माइनस कितना आ रहा है? ये -7 आ रहा है, 9 16 है ना, 9 सॉरी, तो ये आ जाएगा कितना? 36 लिख देते हैं, 36 इंटू 10 टू दी पावर कितना बन गया ये? अरे जल्दी करो ना, इसको कितना बना? ये 16 में से 9 गए, कितना बन रहा है? 7 ही बन रहा है ना, तो सही तो बोला था 7। हाँ तो ये कितना बन गया? इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10, यानी ये बन गया है इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा -7 सॉरी, -7, तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -6, ठीक है। मैंने 16 -9 पता नहीं एकदम से दिमाग में क्या हुआ, 7 बोल दिया मैंने, इसको माइनस इसको प्लस कंसिडर कर, हो जाता है आंखों का धोखा कभी कभी, है ना। एनीवेज ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपका भी ए आंसर आया था, नोट कर लीजिए। जिसका आया था उसको मार्किंग स्कीम मालूम है, हर सवाल के लिए हम +5 -1 फॉलो कर रहे हैं, तो फॉलो करते चलो, अपने स्कोर्स कैलकुलेट करते चलो सभी लोग। चलो जल्दी, लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड, अगले सवाल पे आते हैं, नोट कीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, ये क्या कहता है सवाल? 3 charges Q1 Q2 Q3 each equal to Q placed at the vertices of an equilateral triangle of side L। बना देते हैं, ये रहा equilateral triangle of side L, और ये रहे आपके 3 चार्जेस। कितने हैं ये 3 चार्जेस? Q Q Q Q Q Q, ठीक है, Q Q Q, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है L। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन अ चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी तरह का चार्ज रख दो, प्लस रखो माइनस रखो, आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि ऊपर वाला चार्ज इसको नीचे धक्का देने वाला है, साइड वाला चार्ज इसको यहां धक्का देने वाला है या खींचने वाला है, अगर नेगेटिव है तो खींचेगा, और ये इधर। क्या इनकी वैल्यूज इक्वल होंगी? बिल्कुल। मतलब क्या इन दोनों के बीच का जो फोर्स अगर F है तो ये भी F होगा और ये भी F होगा? हाँ डेफिनेटली, मैं नेगेटिव कर दूं तो अट्रैक्टिव बन जाएगा, लेकिन एक पॉइंट पे यदि मैं इस तरह के फोर्सेस लगाऊं,
जिनके बीच में एंगल 120 डिग्री ईच है, तो क्या होता है रिजल्टेंट? जीरो होता है, मालूम है हमको, कोई नई बात इसमें है ही नहीं। कैसे? इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसको बैलेंस करना चाहिए, और करेगा, करके देख लो, आपको मालूम है फॉर्मूला। लेट्स कॉल इट एज एफ, लेट्स कॉल इट एज एफ, ओके। क्या होता है फॉर्मूला? रूट ओवर ए स्क्वायर यानी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक, तो आंसर क्या आ गया? जीरो। नोट करो इसको तेज रफ्तार में। सही आया तो +5 करो, गलत आया तो -1 करो। चलो अब बातें बढ़ा देते हैं आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। हियर वी गो। अगला सवाल आपके सामने है, ये होमवर्क के सवाल चल रहे हैं सारे ये, ठीक है। जिसने अटेम्प्ट किए हैं ये सारे सवाल, उसके लिए बड़ा अच्छा मौका है सीखने का, समझने का, खुद के मार्क्स कैलकुलेट करने का, खुद की प्रोग्रेस ट्रैक करने का। क्या कहता है सवाल? सवाल कहता है कि टोटल चार्ज Q is broken into two parts, Q1 and Q2, and they are placed at a distance r from each other. बहुत बढ़िया। The maximum force of repulsion between them will occur when? अब ये सवाल क्या कह रहा है, समझो जरा सवाल को। सवाल ये कह रहा है कि आपके पास एक चार्ज है Q, ठीक है। आपने इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, एक है Q1 और दूजा है Q2, और टोटल चार्ज Q है। मतलब सीधी सी बात यही है कि Q1 प्लस Q2 को आप लिख देंगे Q, है ना, ये आप लिख देंगे बिल्कुल। अब एक चार्ज आप ले लो Q, दूसरा ले लो, एक चार्ज ले लो X, दूसरा ले लो Q माइनस एक्स। Q1 को अगर मैं X कह देता हूं तो Q2 को मैं लिख दूंगा Q माइनस एक्स। हमको क्या करना है? हमको X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमको ये इनका जो क्या कहना चाहिए, फ्रैक्शन है ना, कि किस फ्रैक्शन में टूटे, ये कैलकुलेट करना है, सो दैट द फोर्स इज मैक्सिमम। अब फोर्स को आप क्या लिखेंगे? फोर्स को तो आप लिख देंगे K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। Q1 कितना लिखेंगे? Q1 लिखेंगे X। Q2 कितना लिखेंगे? Q2 कितना लिखेंगे? Q माइनस एक्स। तो यहां पे रखते हैं डेटा। देखो वैसे तो आप लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, लेकिन मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, ज्यादा समय लग जाएगा एक एक ऑप्शन से K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने में। वो भी एक तरीका है, लेकिन सही मेथड से जाओ। अगर कभी अच्छा सवाल बन के आया एग्जाम में तो ऑप्शन डेफिनेटली ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इस तरह से डिज़ाइन करके देगा सवाल बनाने वाला सवाल को, कि बच्चा अगर ऑप्शन से चेक कर रहा है, उसको मालूम है कि बच्चे ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, तो अगर आप ऑप्शन से चेक करोगे लंबा समय लगेगा। ऐसे ही ऑप्शन आएंगे एग्जाम में, तो आपको तरीका, सही तरीका पता होना ज़रूरी है। सीख लो। के Q1 को लिख दिया X, Q2 को लिख दिया Q माइनस एक्स, बहुत शानदार, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ओके, अब आपसे क्या कहा है? आपसे ये कहा है, आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई साहब आप वो फ्रैक्शन बताओ ताकि फोर्स मैक्सिमम हो। अब ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा? फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन डी एफ बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन डी एफ बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में और 0 कर दूंगा। बहुत बढ़िया। तो जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल ही लो, K बाई आर स्क्वायर को, है ना। क्या कर रहा हूं मैं? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ कर रहा हूं, जिसमें से मैंने K बटा आर स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया, और यहां पे क्या बचा? यहां पे बचा x इंटू क्यू माइनस एक्स। ठीक है, चाहो तो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर डिफरेंशिएट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहो तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, इक्वल टू 0 ये करना है हमको। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। तो इसको तो पहली फुर्सत में 0 के उधर भेज दो, हटा दो इक्वेशन में से। ठीक है, आपने इसको निकाल के फेंक दिया 0 में, गया वो। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट, इसको कर रहे हैं डिफरेंशिएट। क्यू कांस्टेंट बाहर निकला, dx बाई डी एक्स 1, यानी एक पार्ट का डिफरेंशिएशन, इस हिस्से का डिफरेंशिएशन बना q, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dx मतलब x के रिस्पेक्ट में। क्या कर रहे हो आप? ये कर रहे हो, ये कर रहे हो। कितना आता है ये? 2x। इतना बेसिक डिफरेंशिएशन आता होगा, इतनी उम्मीद तो है मुझे, है ना। नहीं आता तो अपने लेक्चर अवेलेबल है डिफरेंशिएशन के, देख सकते हो। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा -2x इक्वल्स टू 0। अच्छा 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 अच्छा,
x की वैल्यू कितनी आ गई q/2, मतलब q1 कितना आ गया q/2, तो q2 कितना आ गया वो भी q/2 आ गया। आधे आधे ब्रेक होने चाहिए, आधे आधे। अब सर ये तो बहुत ही डायरेक्ट सवाल था, आप सीधे यहां पे से ही देख के बता देते, यहां से ही देख के बता देते, यहां पे से हम k q1 q2 डिवाइडेड बाय r² कर सकते हो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि ये एक सही तरीका नहीं है। एग्जामिनर के पास हमेशा वो तरीका होगा कि वो आपको कंफ्यूज कर दे, ऑप्शंस में उलझ सकते हो, ये पता होना जरूरी है। एंड ऑफ द डे वो तो कर तो सकते ही हो आप ऑप्शन से, ठीक है। एनीवेज आंसर क्या आया हमारा, एक है आपका q/2, दूसरा q-q/2, यानी वो भी q/2 ही आएगा। नोट कर लो, नोट कर लीजिए सभी लोग, तेज रफ्तार में कीजिए नोट, बातों को बढ़ाते हैं आगे। चलिए, here we go, 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 here we go। अगला सवाल आपके सामने है ये, Q is divided into two parts Q1 Q2 such that they experience maximum force on repulsion when separated by a distance, the ratio of Q1 Q2, तो ये तो वही सवाल आ गया, फिर से हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हमको मालूम है कि एक अगर Q है तो बाकी दोनों Q/2 होने चाहिए, लेकिन इतने के बाद भी रेशो लिखने में गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि रेशो है 1:1/2:1/2, तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि क्या कहीं ये 2:2:1 है या 1:1:2 है, क्या है ये रेशो। ये रेशो है 2:1:1। मैं बता रहा हूं इतने सिंपल सवाल में भी आउट ऑफ पैनिक रेशो देख के गलतियां हो सकती हैं, ये पॉसिबल गलती है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान देना इन बातों पे। वी आर डन विद द होमवर्क। हमने टाइम डेडिकेट किया पिछले लेक्चर के रिकैप में, हमने टाइम डेडिकेट किया कुछ सवालों में, अब हम बातों को बढ़ा रहे हैं आगे, ठीक है। सिस्टमैटिक अप्रोच टुवर्ड्स स्टडी, उम्मीद करता हूं कि आप ये फॉलो करते चल रहे हैं। चलिए लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। अच्छा, एक सवाल और बचा हुआ है, कर लेते हैं ये भी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहता है सवाल, टू चार्जेस ईच ऑफ Q1 देके रखा है 1 माइक्रोकूलम, बहुत अच्छी बात है, और Q2 भी इतना ही देके रखा है। कहां पे रखे हुए हैं, P पे और Q पे। देन द फोर्स बिटवीन देम, अब आपको फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है, आपको फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो आपको निकालना है सिर्फ क्या, आपको सिर्फ ये निकालना है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। अब सवाल ये उठता है कि सर r कितना है, ये जो r है ना P से Q का सेपरेशन, ये कितना है, कैसे निकालें। तो पहले तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख दो, P से Q का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख दो पहले, तो क्या बन जाएगा ये 1 - 2 यानी -i कैप, j -3j -2j कैप, -k -2k यानी मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, डिस्टेंस का कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा इतना, कितना 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 इतना, √1² + 2² + 2², 4 4 8 और 1 9, मतलब ये 3 आ गया आपके सामने, ठीक है। दिस इज 3, तो वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, 9 × कर रहे हो ना साथ साथ में सभी लोग, माइक्रोकूलम होता है 10⁻⁻⁶, और उसका स्क्वायर बन जाएगा 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय r², वो बन गया 9, तो ये कितना आ गया, 9 से 9 हो गया कैंसल आउट, और ये बन गया 10⁻³ न्यूटन। न्यूटन 10⁻³ न्यूटन। अब अगर मैं इसमें 100 मल्टीप्लाई और 100 डिवाइड कर दूं, 100 मतलब 10⁻², ठीक है, सॉरी 10⁻² डिवाइड कर दूं, है ना, तो ये कितना बन जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड, तो ये 10⁻⁵ बन जाएगा, मतलब आंसर आया 109, आंसर आया 109, ठीक है। बात है, नोट कर लो तेज रफ्तार में सभी लोग, क्विक ऑल ऑफ यू डू दिस। डन डन डन। चलिए अगली चर्चा आपके सामने आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। बातों को समझते हैं ना, शब्दों में जाने के पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बातों को,
कि चल क्या रहा है आखिर, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा यूनिटी, जो सब फोर्स वोर्स खींचना धक्का देना सब चल रही है, आ कहाँ से रही है चीज़ें। अब मान लो कि ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, मान लो ये दोनों चार्जेस हैं, ये हरा वाला हरा नहीं सॉरी नीला वाला पॉजिटिव और लाल वाला नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट अट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये वाला जो है ना, ये नीला वाला ये लाल वाले को खींचना चाहिए, इधर खींच रहा है, आ गया इधर, देखो इसने खींच लिया, इधर आ गया, कैसे, क्या कोई रस्सी बांध के खींचा उसने, या ऐसे हुक डाल के उसको ऐसे खींच लिया अपनी तरफ, क्या आ जा मेरी तरफ, मैं पॉजिटिव हूं, है नेगेटिव भी खींचा चला गया, अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया, पॉजिटिव चार्ज मिल गया, यही तो चाहिए था जीवन में। ऐसा हो रहा है क्या, चल क्या रहा है, पंगा क्या ये, बेसिकली होता क्या है ना, कि आपको पहले भी बताया था, जब भी चार्ज रेस्ट पे होते हैं तो वो जनरेट करते हैं चार्ज एट रेस्ट, जनरेट करते हैं उनके आसपास फील्ड। फील्ड क्या होता है अभी, ये पहले तो समझते हैं, शब्द वब्द तो बहुत आ जाएंगे, हम खुद लिख लेंगे, है ना, डेफिनेशन बना लेंगे। एक चार्ज के आसपास ऐसा हिस्सा होता है, ऐसा रीजन होता है जहां पे उसकी चलती है मतलब क्या, जहां पे उसकी पकड़ है, मतलब वो बोलेगा कि इधर आओ तो इधर आ जाएंगे दूसरे चार्ज, जो बोलेगा उधर जाओ तो उधर चले जाएंगे, समझ रहे हो, दादा है वो अपने उस एरिया का, और वो एक रीजन है, उसके बाहर नहीं चलती उसकी, ऐसा नहीं कि चार्ज यहां रख दो तुम, दूसरा तुमने दिल्ली में रख दिया और बोले कि चलो खींच के लिया, है फिर तो हम यही करते ना, एक चार्ज मुंबई में रख दिया, एक चार्ज दिल्ली में रख दिया, मुझको कोई कुरियर करना है, चार्ज पे बांध दिया मैंने सामान, छोड़ दिया, वो खींच लेगा अपने आप, ऐसा नहीं होता, ठीक है, दिस इज ऐसा नहीं होता, एक सर्टेन रीजन है, उस रीजन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये उसकी इलेक्ट्रिक क्या है, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, अब यदि कोई दूसरा चार्ज उसकी फील्ड में उपस्थित है तो दूसरे वाले की खुद की भी तो फील्ड है ना, तो इनकी फील्ड्स में होता है इंटरैक्शन, इनकी फील्ड्स में होता है इंटरैक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, के चार्ज पॉजिटिव हैं दोनों या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बनती है इनकी फील्ड की पैटर्न, अगर दोनों सेम नेचर के, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, लड़ाइयाँ होंगी, दूर चले जाएंगे, मैटर हो जाएंगे, अलग अलग नेचर के अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, खींचा चला जाएगा दूसरा चार्ज वहाँ पे। मतलब हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि हर चार्ज के आसपास एक रीजन है जहां पे उसका इन्फ्लुएंस है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आपने क्या दे दी, इट्स द रीजन अराउंड अ चार्ज where its influence can be observed। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, करते हैं चर्चा, आगे बढ़ाते हैं। आपने क्या कहा, ये वो हिस्सा है जहां पे इसका इन्फ्लुएंस ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या कहा जा रहा है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द एक्शन एट अ डिस्टेंस, किसका एक्शन, एक चार्ज का एक्शन, जैसे ये एक चार्ज रखा है अपने क्यू, ठीक है, और मैं इससे कुछ दूरी पे एक दूसरा चार्ज रख दूं छोटा क्यू, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो सीधी सी बात है कि जो छोटा वाला क्यू है उस पर लग जाएगा एक धक्का बड़े क्यू की वजह से, क्यों, क्योंकि बड़े क्यू की जो फील्ड है वो छोटा क्यू को क्या करेगी, वो छोटा क्यू को क्या करेगी, धक्का देगी, बिल्कुल देगी, देगी ना, बिल्कुल देगी। तो आप क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आर परसेप्टिबल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज, मतलब वो हिस्सा जहां पे आप इसका इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस देख सकते हो वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इतनी बात ठीक है, अभी सिर्फ समझाया हमने, कोई डेफिनेशन में लिखवा नहीं रहा हूं, लिखने वाली बात नहीं है, पहले जो मैंने कहा वही सही शब्दों में दे दिया आपको, प्रॉपर टेक्निकल डेफिनेशन, लेकिन अभी लिखना मत, अभी दिमाग में डालते चलो। अब हम क्या कर रहे हैं, अब समझना बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज कैरेक्टराइज्ड आइदर बाय वेक्टर फंक्शन ऑफ ई कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
ठीक है, और बाय अ स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन v कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल बाद में पढ़ेंगे। ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ये दो टर्म्स में समझ सकते हैं, पोटेंशियल के टर्म में भी समझ सकते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? बेसिकली ये स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब किसी चार्ज की फील्ड कितनी स्ट्रांग या कितनी वीक है, ये कैसे डिफाइन करोगे? इस प्रॉपर्टी से डिफाइन करोगे, इस पैरामीटर से डिफाइन करोगे। जरूरी तो नहीं है कि हर चार्ज सेम फील्ड डेवलप करे। अरे छोटा चार्ज की अलग फील्ड होगी, बड़े चार्ज की अलग फील्ड होगी। मतलब आप यहां पे आपने क्यू रखा है, तो इसने फोर्स लगाया एफ। अब आप इस क्यू को हटा के एक दूसरा चार्ज रख दो, क्यू डैश रख दो, तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा, एफ डैश। उसकी फील्ड भी चेंज हो जाएगी। फोर्स क्यों चेंज हुआ? क्योंकि इसके साथ लिंक्ड फील्ड चेंज हुई है, उसकी स्ट्रेंथ चेंज हुई है। समझने वाली बात है, बस अभी तार जुड़ते चलेंगे, छोटी छोटी बातें पकड़ के चलना ये दिमाग में, ठीक है? क्या क्या बोले जा रहा हूं मैं, एक एक शब्द सुनते चलना, एक एक शब्द को दिमाग में रखना, क्योंकि ये बात, ये जो अभी बातें शुरू हमने की अगले 4 लेक्चर तक कंटिन्यू होंगी है, तब जाके सारे डॉट्स जुड़ेंगे, तब जाके पूरी समरी आपको दिखने लगेगी कि अच्छा ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये फील्ड। ठीक है, सुनते चलना भी। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो जरिए से विजुअलाइज कर सकते हैं, एक उसकी स्ट्रेंथ से, और दूसरा कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल का, जो मैं भी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, जो अभी मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है दुनिया में, करता ही है, पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ओके, अब सवाल यह है सुनना कि ये एक चार्ज है Q, ये एक चार्ज है Q, ठीक है सर है। आपने ये कहा कि हर चार्ज के साथ लिंक होती है उसकी फील्ड, मतलब इसके इर्द गिर्द, इसके आसपास कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पे आप उसका इन्फ्लुएंस देख सकते हो, जहां पे आप इस चार्ज का इन्फ्लुएंस देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। तो अब यदि मुझको कंपेयर करना है दो चार्जेस को, या मुझे यह पता करना है कि इस चार्ज के कारण कितनी फील्ड है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसके इर्द गिर्द, इसके आसपास कहीं पे एक दूसरा चार्ज रखूंगा। ठीक है, यह रख दिया मैंने एक दूसरा चार्ज यहां पे। अब वो चार्ज कितना ले लूं मैं? कुछ भी चार्ज Q ले लो। ठीक है, सुनते चलना। कितने डिस्टेंस पे लिया सर आपने? मैंने कुछ R डिस्टेंस पे ले लिया, ये डिस्टेंस R कह दो, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये डिस्टेंस कितना ले लिया मैंने? कुछ छोटा R डिस्टेंस ले लिया। अच्छा, क्या दोनों अगर पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा? इसको, ये इसको रिपेल करेगा। क्या करेगा इसको? ये रिपेल करेगा। कितना फोर्स लग रहा है यहां पे? F फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है इधर? F फोर्स लग रहा है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके सर, वो फोर्स कितना बन जाएगा बेटा? वो फोर्स बन जाएगा K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अच्छा, ये बन गया फोर्स, ये बन गया फोर्स, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है सर, पता क्या करना चाह रहे हो? आपने तो कूलम लॉ लिख दिया फिर से। सुनते चलो, अभी मैं ये कह रहा हूं कि फील्ड क्या है, फील्ड के कारण ही तो यहां पे फोर्स लगा है, तो क्यों ना हम लोग इस पे जाके बैठ जाएं। अब हम ये कह रहे हैं कि इस यूनिट चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे, इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, आप यूनिट वैल्यू भी ले सकते हो इसकी, यूनिट टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। टेस्ट चार्ज है ये, जिसपे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल चार्ज है। हम पता करना चाह रहे हैं उसकी फील्ड। ठीक है, ये सोर्स चार्ज है, दिस इज सोर्स चार्ज। ठीक है, हम क्या पता करना चाह रहे हैं? हम पता करना चाह रहे हैं फील्ड ऑफ Q। किसकी फील्ड पता करना चाह रहे हैं? कैपिटल Q की पता करना चाह रहे हैं। तो क्या किया हमने? हमने एक नाटक किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने एक Q चार्ज रख दिया यहां पे और उस पर फोर्स निकाल दिया, और हमने ये कहा कि अगर यहां पे मैं एक यूनिट चार्ज रख दूं किसी भी डिस्टेंस पे, किसी भी R डिस्टेंस पे, चाहे यहां रख दूं, चाहे R डिस्टेंस यहां रख दूं, चाहे R डिस्टेंस यहां रख दूं, तो उस यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, ये कहलाएगी उसकी फील्ड। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट चार्ज। क्या कह दिया मैंने? मैंने कह दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ भी नहीं है, वो है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज, या तो यूनिट टेस्ट चार्ज। अच्छा,
तो क्या वैल्यू आ गई सर इसकी? बेटा इसकी वैल्यू इतनी आ गई, E इक्वल्स टू एफ बटा क्यू, एफ को लिखा तुमने के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाई क्यू, तो ये क्यू क्यू कैंसल आउट हो गया, तो E कितना आ गया? E आ गया के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। अच्छा, तो सर ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी बता दो। बेटा इसकी डायरेक्शन तो वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड धक्का दे रहा है उसको, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड खींच रहा है उसको, है ना। तो ये आपने लिख दिया के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शनैलिटी आपने बोल दी आर कैप। इसको आपने लिख दिया के क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ठीक है ये बात, सभी लोग क्लियर है ये बात? यूनिट क्या बन जाएगी इसकी? न्यूटन पर कूलम्ब। नोट करो इतना, यूनिट क्या बन गई इसकी? न्यूटन पर कूलम्ब। लिखते चलेंगे साथ साथ में सभी लोग काम की बातें, ठीक है। पॉज करके लिख लो, इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं ये सारे, यहीं से कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं। चलो बातें आगे बढ़ाते। हमने क्या किया, हमने हमने इसकी फील्ड निकाली है, उसके लिए हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, तो इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। सर आपने यूनिट चार्ज ही क्यों लिया? अगर मैंने यहाँ पे मान लो मैंने एक्सपेरिमेंट में यूनिट चार्ज ले लिया, तुमने 2 यूनिट ले लिया, किसी और ने 4 यूनिट ले लिया, किसी ने 10 कूलम का ले लिया, तो सबके आंसर अलग अलग आएंगे ना फील्ड के। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखने के लिए हम यूनिट चार्ज लेते हैं वहां पे। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। तो अभी अभी आपने क्या कहा? अभी अभी आपने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज, ठीक है। बेसिकली ये क्या है? ये तरीका है किसी भी चार्ज की किसी भी पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करने का। इतनी सी बात है, आपने ये कह दिया कि दैट्स नथिंग बट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट यूनिट चार्ज, वेक्टर फॉर्म में के क्यू बाय आर क्यूब, और डायरेक्शन आर के अलोंग, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज अ फिक्शियस चार्ज, मन घड़ंत चार्ज, इमेजिनरी चार्ज, यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज, कुछ भी ले लो, कुछ भी कह लो, दैट एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन नियर बाय चार्जेस बट एक्सपीरियंसेस फोर्स ड्यू टू देम। टेस्ट चार्ज है, बेसिकली आप इसकी फील्ड निकालना चाह रहे हो, तो वो ये कहना चाह रहा है कि सर फिर तो यहां पे चार्ज ले लिया, वो भी पॉजिटिव, तो वो भी इसको धक्का देगा, तो ये भाग क्यों नहीं रहा है? तो बोल रहा है कि थोड़ी देर के लिए ना फालतू बातें मत करो, तुम जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लो, ऐसा बोलना चाह रहा है ये पॉइंट इन शॉर्ट। कवि का तात्पर्य यही है कवि का हृदय ये कह रहा है, ठीक है। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आपने तो ये बोला कि सर फील्ड बेसिकली क्या होती है, कुछ भी नहीं, फील्ड तो ये है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, और इसकी डायरेक्शन आपने बोली आर कैप। मैग्नीट्यूड वाइज फील्ड इज नथिंग बट के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आप इसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस बता सकते हो। यूनिट आप इसकी क्या कह दोगे? यूनिट आप इसकी कह दोगे फोर्स, जो कि होता है न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम। पोटेंशियल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं चलो बता देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब वो लेकिन फिर तुम बोलोगे मैं ये फॉर्मूला बोलूंगा W इक्वल टू क्यू वी, फिर बोलोगे V कहाँ से है, रहने दो, अभी 2 लेक्चर के बाद ही करेंगे पोटेंशियल की बात, ठीक है। शांति से अभी जो पढ़ा रहा हूँ चिल करके मजे से ये पढ़ो, ठीक है। चलो डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या बन जाएंगे? फोर्स के डायमेंशंस क्या है? फोर्स होता है न्यूटन, न्यूटन होता है ml/t-2, और चार्ज होता है कूलम। कूलम को हम लोग क्या लिखते हैं? कूलम को लिखते हैं करंट, चार्ज को लिखते हैं करंट इनटू टाइम, एम्पियर सेकेंड, यानी A इंटू टी डिवाइडेड बाई ए टी। तो डायमेंशंस क्या आ गए आपके सामने? डायमेंशंस आपके सामने आ चुके हैं ml/t-3 A-1, ठीक है। तो ये आ चुके हैं आपके सामने यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ओके। नोट कीजिए
सिंपल सी बात है, आपने खुद नहीं निकाल ली है ना मेरे बताने के पहले। इतने तो समझदार हो तुम लोग। चलो अब थोड़ी चर्चा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे करते हैं ना, इंटरेस्टिंग बात है, देखते चलो देखते चलो समझते चलो, है ना। लिखने से ज्यादा अभी ये पूरा इमेजिन करना, देखना, समझना, ये वाला खेल चल रहा है। अब मान लो कि ये एक चार्ज है Q, ये एक चार्ज है Q, और दूसरा मैंने मतलब मुझको क्या करना है, मुझको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, P पॉइंट पे। अब आप बोलोगे कि सर इसकी फील्ड कहां है, तो मैं बोलूंगा उस चार्ज का नेचर क्या है। आपने कह दिया कि सर इसका नेचर नेगेटिव है, ये -Q है। तो मैंने बोला कि बेटा आपने इसको डिफाइन कैसे किया, आप ये बताओ। तो आपने कहा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने डिफाइन की है फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज। तो मैं कहूंगा कि बेटा यूनिट चार्ज कहां है। आपने कहा कि ये लो सर हमने यहां पे रख दिया, और हम तो जाके इस यूनिट चार्ज के ऊपर बैठ भी गए, समा गए हम तो यूनिट चार्ज पे। बहुत बढ़िया, बैठ गए तुम जाके यूनिट चार्ज पे, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये यूनिट चार्ज जो लिया आपने पॉजिटिव लिया, तो इस पर डायरेक्शन क्या है फोर्स की। तो आपने बोला कि सर यहां लग रही है फोर्स की डायरेक्शन, छोटा सा ही बनाता हूं एरो। आपने बोला ये रही फोर्स की डायरेक्शन। तो मैंने कहा कि ये डायरेक्शन क्या है, आपने बोला कि सर ये डायरेक्शन है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ओ हो, अच्छा, ये डायरेक्शन है अलोंग आर, ठीक है। तो मैंने आपसे ये बोल दिया कि ये जो आपने वैल्यू लिखी है ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कहाँ लिखी तुमने। तो आपने बोला अरे रे 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 रे, डायरेक्शन तो ये होती है एफ डिवाइडेड बाई क्यू आर कैप। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग आर। तो डायरेक्शन के बारे में आप क्या बता सकते हैं, डायरेक्शन के बारे में आप ये बता सकते हैं कि अगर ये मैंने नेगेटिव चार्ज लिया है, अट्रैक्टिव फोर्स, जो दिशा फोर्स की वही डायरेक्शन फील्ड की। अगर इसी को मैं पॉजिटिव ले लेता, रिपल्सिव फोर्स बन जाता। अगर इस ही को मैं पॉजिटिव चार्ज ले लेता, ठीक है, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब बताइए पी पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन क्या लगेगी। पी पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन लगेगी ये, पी पॉइंट पे इस दिशा में लगेगा फोर्स, ठीक है। और फील्ड क्या है, फील्ड है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, और कुछ अलग बात थोड़ी है ये। एफ बाय क्यू, ये रहा क्यू, फील्ड की भी वही डायरेक्शन होगी। बत्ती जली, चमका, मैं क्या बोल रहा हूं सबको। मतलब ये कि वही जो अभी तक हम देखते आए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। अगर नेगेटिव तो अट्रैक्टिव, पॉजिटिव तो रिपल्सिव, ठीक। व्हाट इज दिस, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ज्वाइनिंग द चार्ज एंड दैट पॉइंट। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। प्रॉपर्टीज की बात करें, कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर या वेक्टर। डेफिनेटली वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, बहुत बढ़िया। डायरेक्शन क्या है, सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो जिस दिशा में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नेगेटिव चार्ज आपने रखा है, इसके कारण फील्ड निकाल रहे हो, तो ये टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यानी टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कहां पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो डिसाइड करेगा फील्ड की डायरेक्शन। लिख दूं क्या इसको साफ साफ शब्दों में, डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलोंग दी क्या लिख दिया मैंने, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दी फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, इतनी बात नोट करो सभी लोग, तेज रफ्तार में नोट करो, नोट कर लो इस बात को, ठीक है। तो ये दो काम के पॉइंट हम लोगों ने देखे अभी। क्या देखा, सबसे पहले डायरेक्शन की बात की, और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, वाइल ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टूवर्ड्स इट। यूनिट न्यूटन पर कूलम, डायरेक्ट डायमेंशन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आई होप के लिखते चल रहे हो साथ साथ में ये सारी बातें। नोट्स साथ साथ में बनते जाने चाहिए आपके, क्लासी नोट्स बनेंगे बिल्कुल, हर इंफॉर्मेशन, बोर्ड्स, नीट, मेंस, सीयूईटी, ठीक है, सबके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आपके नोट्स में मिल जाएगी आपको। बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना। चलो, नोट्स बनाना भी अपने आप में एक कला होती है।
फोर्स और फील्ड के बीच में आपने क्या वैल्यू बोली? आपने ये बोला कि क्या रिलेशन होता है फोर्स और फील्ड के बीच में? फील्ड होती है फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज। बहुत बढ़िया। तो आप ये भी लिख सकते हो कि फोर्स इज नथिंग बट क्यू टाइम्स ऑफ ई। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड वाइज भी ये बात लिख सकते हो। ई को आपने लिख दिया के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बटा क्यू। क्यू क्यू गए तो ई का फॉर्मूला आपके सामने के क्यू बाय आर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, देख चुके हैं। हाँ, तो इस स्लाइड को इसके नीचे कर देते हैं, ये वाली स्लाइड को इसके ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी में हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट डायमेंशनल फॉर्मूला, ये भी बता चुका हूं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन दैट ऑफ द फील्ड। कितना होगा फोर्स? इतना होगा फोर्स। ये बात भी देख चुके हैं। इट ओबेज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब कि अगर आपके पास 1 2 3 4 5 अनंत चार्जेस हैं, ठीक है, चलो इसको सेपरेटली डिस्कस कर ही लेते हैं। सुपरपोजिशन को सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहां पे। ठीक है, देखते चलना। क्या बोल रहा हूं मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अभी आपने क्या कहा? अभी आपने ये कहा कि सर अगर ये एक चार्ज है Q1 और P पॉइंट पे मैं जाके बैठ जाऊं, है ना, ये मैं जाके बैठ गया, ये अपने दोस्त सोंटू को बिठा दिया मैंने यहां पे। सोंटू इज सिटिंग ओवर हियर, सोंटू इज सिटिंग ओवर देयर। ठीक है, तो ये बताओ कि फील्ड कहां होगी? तो हमने ये कहा कि यार फील्ड जो है, अगर पॉजिटिव चार्ज है दोनों, तो यहां होगी। और वो कितनी होगी? वो होगी E1, वो होगी E1। बहुत बढ़िया, ये हमने डॉट 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 इसको ज्वाइन कर दिया। अब अगर एक और चार्ज मैंने ले लिया Q2, एक और चार्ज मैंने ले लिया Q2 डॉट 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 ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये बन जाएगी E2, है ना, उसकी फील्ड E2। ये है R1, ये है R2, Q3 डॉट 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 E3। ठीक है, E3, है ना, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात ऐसी है कि अगर कई सारे चार्जेस में ले लूं, ढेर सारे चार्जेस में ले लूं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे होगी वो कितनी होगी? ई नेट क्या होगी? सवाल यह है कि ई नेट क्या होगी यार? ये सब तो वेक्टर क्वांटिटीज है ना, तो सीधी सी बात है, वेक्टर एडिशन करेंगे, मतलब ई नेट कितना होने वाला है? ई नेट वेक्टर सम होने वाला है, ई नेट वेक्टर सम होने वाला है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट 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 अप टिल En। This is the net electric field at the point P. This is the net electric field at the point P. बेसिकली हमने क्या किया है? हमने वेक्टर सम ऑफ ऑल दी इलेक्ट्रिक फील्ड्स किया है। वेक्टर सम ऑफ ऑल दी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, नोट कर लो ये सब लोग तेज रफ्तार में। ठीक है, ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। अगर मैं n नंबर ऑफ चार्जेस लिख दूंगा तो क्या करना पड़ेगा? n टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस मच। ये वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है, जैसा फोर्स में पढ़ा था हम लोगों ने वैसा ही फील्ड में पढ़ रहे हैं, कुछ भी नया इसमें नहीं है। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। हाँ, तो अब इसके बाद कंटिन्यूअस बॉडीज बेसिकली क्या होती हैं हम लोग अभी डिराइव तो नहीं करेंगे, सिर्फ एक शॉर्ट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। 3 तरह के कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर का मतलब क्या होता है, ये अभी मैं डिराइव नहीं करवाऊंगा इनमें से कुछ भी, सिर्फ बता रहा हूं। अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूअस बॉडीज पे डेरिवेशंस करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये एक वायर है जिसपे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है
क्यू चार्ज एल लेंथ में, तो हम इसके लिए डिफाइन करते हैं लैम्डा। लैम्डा कहलाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लिखते हैं चार्ज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। क्या लिखते हैं इसको हम लोग? चार्ज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, है ना, चार्ज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, लैम्डा क्यू बाई एल। यूनिट क्या बन जाएगी? यूनिट क्या बन जाएगी इसकी? कूलम पर मीटर। एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब एक सरफेस एरिया है, ठीक है, एक शीट वीट मान लो, कोई भी सरफेस मान लो, कोई भी एरिया मान लो, और उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अभी तो मैं तुमको सिर्फ सिस्टम समझा रहा हूं कि कितने कंटिन्यूअस सिस्टम्स होते हैं, इनकी वजह से फील्ड हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करेंगे पूरा गॉसेस लॉ में। एक होता है सिग्मा। सिग्मा होता है चार्ज एक्टिंग पर यूनिट एरिया। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर। और जैसे ये स्फीयर है, पूरे स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां पे हम डिस्कशन करेंगे किसका? रो का। रो होता है चार्ज एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तीन तरह के सिस्टम होते हैं जिनके जरिए, जिनके वजह से, जिनके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होगी। क्लियर है बात? इन तीन सिस्टम्स के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? अब ये डिस्कशन अभी मैं कर नहीं रहा हूं, ठीक है, अभी आप इसको सिर्फ लिख लो। इसको हम लोग करेंगे डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट सेशन में, टू बी डिस्कस्ड एंड डिराइव लेटर, टू बी डिस्कस्ड एंड डिराइव लेटर, ठीक है। अभी चाहो तो लिख सकते हो उसको, सिर्फ जो बात आपको बताइए। आते हैं अब हम लोग कुछ सवालों पे। आज आपके लिए काफी सारे सवाल लाया हूं, जिसमें से कुछ सवाल मैं आपको भी करके दिखा रहा हूं ताकि आप ये होमवर्क वाले क्वेश्चंस करें, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने है, ये रीड कर लीजिए। समय मैं आपको दूंगा, जैसा कि आपको मालूम है कि हर सवाल +5 - 1 का है, ठीक है। एवरी क्वेश्चन बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी +5 - 1। रीड कर लीजिए सवाल को। डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ हैविंग अ चार्ज ऑफ दिस मच ऑफ हाइड्रोजन एटम, डिस्टेंस देके रखा है। वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्रोटॉन विल बी। तो मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट का समय, अब भी सॉल्व करना है इसको एट द मोमेंट मेरे सामने। ये मत सोचना, पॉज भी नहीं करना है, टाइमर चल रहा है, क्योंकि पॉज नहीं करना है। पॉज किया तो बेईमानी मानी जाएगी, और बेईमानी नहीं करना है आपको, ऑनेस्टली सॉल्व करना है तेज रफ्तार में। अब भी क्या भी, क्विक सभी लोग, गेट स्टार्टेड। 1 मिनट का समय है। आप लोग बोर्ड पे मत देखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप लोग अपना करते चलें, ठीक है। फोर्स होता है, चलो बोल भी नहीं रहा हूं मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पे, आप अपना सॉल्व करो, ठीक है। करो 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 करो, बचे अभी 15 सेकंड बचे हैं, करो, रुकना नहीं है, क्विक। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आपको बोल के रखा है फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो मालूम है 1.6 × 10⁻⁹। प्रोटॉन का कितना होता है? कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है प्रोटॉन के बराबर, जस्ट विद अ नेगेटिव साइन। मतलब इलेक्ट्रॉन का आप लिख देंगे -1.6 × 10⁻⁹, प्रोटॉन का लिख देंगे +1.6 × 10⁻⁹। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ फील्ड पूछी है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज बन जाएगा ये। अब आपसे क्या बोला जा रहा है? आपसे बोला जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आपको देके रखी है। वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रोटॉन। अब दो में से किसी को भी Q1 ले लो, किसी को भी Q2 ले लो। जैसे मैंने कह दिया कि Q1 जो है ये प्रोटॉन है, और Q2 जो है ये इलेक्ट्रॉन है। हमको क्या करना है? हमको बोला वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुमने डिवाइड कर दिया, है ना। फील्ड क्या होती है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज। अरे भैया जिस पे निकालनी है उस पे जाके बैठ जाओ, वो बन गया टेस्ट चार्ज, यूनिट चार्ज। तो ये रहा प्रोटॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, बैठ जाओ जाके उस पे। फील्ड निकालनी है इलेक्ट्रॉन पे, कितनी आ गई फील्ड? फील्ड आ गई K Q1
डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, के Q1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, आर स्क्वायर 10⁻⁻24। कर लो इसको कैलकुलेट, कितना आता है ये तेज रफ्तार में सभी लोग, कितना बनेगा ये, कितना बन गया ये 9 इंटू 1.6, निकालो जरा नियरली कितना आता है ये 9 6 54, 5 यहां पे गया 14, मतलब 14.4 इंटू 10⁻, इसको ऊपर ले जाओ 24 प्लस 9 कितना बन जाएगा ये 33 है ना, तो 33 माइनस 19 कितना बन जाएगा ये 14। ठीक है, तो मतलब आंसर आपका आ रहा है 14.4 इंटू 10⁻14, ये आंसर आ गया। ए इज द आंसर, नोट करो सभी लोग, जिसका ए आंसर आया है वो खुद को +5 अलॉट कर ले। जिसका ए आंसर आया वो खुद के +5 मार्क्स गिन लेना। और डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव फील्ड होगी, है ना, प्रोटॉन खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। चलिए अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये एक और अच्छा सवाल है, रीड करेंगे सभी लोग और मेरे साथ साथ करेंगे। +5 - 1, आपका टारगेट सिर्फ यही होना चाहिए कि मुझसे पहले, मेरा आंसर निकलने के पहले लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में आपका आंसर आना है। 2 point charges -q and q/2 are situated at the origin and at the point a, 0,0। अच्छा, ये हमने बना दी एक्सिस, ठीक है। अब ये हमने ले लिया ओरिजिन 0,0,0। अब हमने क्या किया है, दो चार्जेस रखे हैं, एक चार्ज हमने रख दिया -q, किसी एक पॉइंट पे इसका नाम a दे दो। दूसरा चार्ज आपने रख दिया माइनस का q/2, कहां पे रख दिया आपने a, 0,0 पे। अच्छा, द पॉइंट अलोंग द एक्स एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिशेस, एक्स एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट है, ये पॉजिटिव है सॉरी, है ना, एक्स एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 0। सर ये तो थोड़ा सा अलग तरह का सवाल लग रहा है बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है ये रही आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है। अब सर इसमें से हमको करना क्या है, इसमें से हमारा टेस्ट चार्ज कौन है, कोई सा भी नहीं, कोई भी नहीं है इनमें से टेस्ट चार्ज। क्या करना है समझो, आपको दो चार्ज दिए गए हैं, ये रहा एक नेगेटिव चार्ज और ये रहा एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आपको ये दो चार्जेस देके रखे हैं, आपको ये पता करना है कि ये येलो लाइन पे किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। येलो लाइन पे किस पॉइंट पे, कौन सा वो पॉइंट है जहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। अब अगर मान लो मैं एक, कैसे पता करते हैं, कैसे पता करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल समझना, ये एक Q चार्ज है, ये एक Q चार्ज है ना, और मैं आपसे बात करूं कि इनके बीचों बीच मैंने एक छोटा चार्ज रख दिया Q, तो इस छोटे चार्ज पे लेफ्ट वाले के कारण रिपल्शन लगेगा, राइट वाले के कारण यहां रिपल्शन लगेगा, लगेगा, इसके कारण यहां धक्का लगेगा, इसके कारण यहां धक्का लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और अगर लग रहा है तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि सेंट्रल पॉइंट पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 है, नेट फील्ड की वैल्यू 0 है, बिल्कुल है। बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके जरिए हम समझेंगे इसको, है ना। तो यही लॉजिक अगर मैं ऊपर लगाऊं कि एक यूनिट चार्ज ले जाके अगर मैं बीच में कहीं भी रखता हूं, तो लेफ्ट वाला चार्ज नेगेटिव चार्ज उसको खींचेगा, राइट वाला चार्ज पॉजिटिव उसको धक्का देगा, तो बीच में तो कहीं 0 नहीं हो सकती। बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कभी भी 0 नहीं हो सकती। बात पल्ले पड़ती है क्या? अरे तुम वो टेस्ट चार्ज बन जाओ, आप वो टेस्ट चार्ज बन जाओ। ये मान लो कि आप खुद चार्ज हो, अब आप ये बताओ कि खुद पॉजिटिव हो तुम, ये तुम हो, ये तुम हो, और ये नेगेटिव तुमको खींच रहा है, पॉजिटिव धक्का दे रहा है। क्या तुम पे कभी नेट फोर्स 0 हो सकता है? क्या तुम पे कभी नेट फील्ड 0 हो सकती है? नहीं हो सकती। कैसे होगी? अब क्या करें? अब यहां जाके खड़े हो जाओ। अब क्या हो रहा है? अब आपको ये वाला चार्ज खींच रहा है और ये वाला चार्ज धक्का दे रहा है। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन, अब 0 हो सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बड़ा चार्ज ये है और छोटी डिस्टेंस इसकी है, KQ/R²। चार्ज बड़ा, डिस्टेंस छोटी, तो हमेशा इसकी फील्ड बड़ी होगी इसकी फील्ड से, क्योंकि ये चार्ज छोटा
छोटा चार्ज और डिस्टेंस भी ज्यादा, कम फील्ड डेवलप कर पाएगा। जितना ये खींचेगा ना उतना ये धक्का नहीं दे पाएगा। मान लो ये 100 यूनिट की फील्ड से खींच रहा है, ये 20 यूनिट की फील्ड से धक्का दे पाएगा, कैसे जीरो करोगे उसको? तो यहां पे भी कभी ई नेट की वैल्यू जीरो नहीं, ये सॉरी है ना, जीरो नहीं हो सकती। मैंने इक्वल टू जीरो लिख दिया था, जीरो नहीं हो सकती। अब अगर मैं यहां जाके खड़े हो जाऊं तो आप ये बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज आपको क्या करेगा? धक्का देगा। नेगेटिव चार्ज आपको खींचेगा। और यहां पे ई नेट जीरो हो सकता है। क्यों जीरो हो सकता है? क्योंकि जो धक्का आप पे लग रहा है उसका डिस्टेंस कम है। चार्ज कम है तो डिस्टेंस भी कम है, चार्ज ज्यादा है डिस्टेंस भी ज्यादा है, फील्ड्स बराबर हो सकती है। इसको अगर मैं ए कह दूं, इसको अगर मैं बी कह दूं, तो यहां पे दिस इज ई ए, ई बी सेम डायरेक्शन में है ना, ई बी, ई ए, ई बी, ई ए, हाँ या ना? यस, ठीक है। तो ये लॉजिक है, इसमें ये लॉजिक है। अब मान लो कि वो जिस पॉइंट की आपने बात की है वो पॉइंट अवेलेबल है, कुछ आपको कहां पे निकालना है? आपको ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो मान लो कि ये कुछ एक्स डिस्टेंस है, ये कुछ एक्स डिस्टेंस है। बहुत बढ़िया। ओरिजिन से तुमने कितनी डिस्टेंस ले ली है? ओरिजिन से तुमने एक्स डिस्टेंस ले ली है। तो अब मुझको ये बताओ कि उस पॉइंट पे दोनों फील्ड्स बराबर होनी चाहिए ना? बिल्कुल। ई ए शुड बी इक्वल टू ई बी। तो क्या लिखोगे आप ये लिखोगे के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। इसके कारण की फील्ड के क्यू इक्वल अपोजिट हैं दोनों, हम दोनों के मैग्नीट्यूड्स को बराबर कर रहे हैं। डायरेक्शन तो अपोजिट हमने बताई दी है, पॉजिटिव नेगेटिव की चर्चा कर ली है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर होने चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, एक राइट में तो एक लेफ्ट में। तो आपने लिख दिया के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई बी, जो कि कितनी है? के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर, के क्यू बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। करो इसको कैलकुलेट, करो इसको कैलकुलेट। 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, 20 सेकंड का समय दे रहा हूं इसको कैलकुलेट करने के लिए। करो जरा जल्दी, तेज रफ्तार में सभी लोग। ओनली 20 सेकेंड्स फॉर दिस कैलकुलेशन। सभी लोग कैलकुलेट करेंगे, मैं यहां पे कर रहा हूं, आप लोग नहीं देखेंगे, आप अपना कैलकुलेट करेंगे। ए से के कैंसिल हो गए, क्यू से क्यू कैंसिल हो गए। तो आपने लिख दिया एक्स अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इसको इधर भेजा, इसको उधर भेज दिया, इक्वल्स टू 2। ठीक है। तो क्या बन गया? तो x अपॉन एक्स माइनस ए बना प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, पहले रूट 2 वाली वैल्यू ले रहा हूं मैं। अरेंज कर लो इसको, अरेंज कर लो इसको। कितना बनेगा ये? कितना बनेगा ये बन जाएगा x रूट 2 माइनस रूट 2 इक्वल टू एक्स, है ना? सॉरी, माइनस रूट 2 ए इक्वल टू एक्स। एक्स को इधर ले आओ, एक्स को इधर ले आओ। तो x माइनस 1, सॉरी, रूट 2 माइनस 1 इंटू एक्स, रूट 2 माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू रूट 2 ए। ऐसा बन रहा है ये कुछ, है ना? ऐसा बन रहा है ये कुछ। तो कितना बन जाएगा वो x? रूट 2 ए अपॉन रूट 2 माइनस 1, यानी ये आंसर आ गया। सी इज द आंसर, सी इज द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। क्लियर है बात सभी को? बहुत बढ़िया। तो अब मैं ये मानता हूं कि जो कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, देखो गिन के दे रहा हूं मैं कुछ क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 होमवर्क क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, 8 होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको। होमवर्क 8 क्वेश्चंस, यानी होमवर्क है कुल मिला के आपका 8 इंटू 5 इक्वल टू 40 मार्क्स का। ठीक है, और ये आपको करना है। 8 सवाल मैं आपको दे रहा हूं, ईमानदारी से जिसने 8 सवाल किए हैं वो अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकता है। टेक्निकल तरीके से आपको बिल्कुल सारी बातें बता रहा हूं, क्योंकि हर लेक्चर, हर होमवर्क, हर सवाल आपको यह पता रहेगा कि एक लेक्चर में आपसे कितने क्वेश्चन बने, आपके कितने मार्क्स हैं लेक्चर के,
होमवर्क में आपसे कितने क्वेश्चन बने, तो आपको डे टू डे बेसिस पे आपकी प्रोग्रेस दिखेगी। ठीक है, तो ये करना है और आपको री री रिवाइज। जो इंसान रेगुलरली रिवाइज करता है वो वाइज बनता है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद आज के इस बेहतरीन सेशन में इतना साथ बनाए रखने के लिए। मिलते हैं अब अगले सेशन में, सबको ऑल द वेरी बेस्ट। और जो लाइन शुरुआत में सुनाई थी वो याद रखना, ना थके हैं पाँव कभी और ना ही हिम्मत हारी है, ये खेल चाहे जिसका हो पर अब इसमें तुम्हारी बारी है। चलिए, ओके, डाटा, बाय, थैंक यू।